हेलो एवरीवन। अभी हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, सीलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, फिर बताता हूँ मैं एक बात कि ये वाला चैप्टर ना एज सच स्टार्टिंग में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप पूरा पढ़ते चले जाओगे ना और आखिर में आके इसको रिपीट करोगे तो ऐसा लगेगा कि भाई टाइम वेस्ट था, मतलब क्यों ही यहाँ पे टाइम लगाया। तो वही है कि इसको ट्राई करना है कि स्किप कर दो इस लेक्चर को और बाद में आके देख लो। जस्ट ये आपका बस ये होता है कि आपने पूरी किताब खत्म कर रखी है, वो एक अच्छी सी फीलिंग देगा और कुछ नहीं है। एक चीज़ और इसमें ना 2 चीज़ें रटने की आती है। एक तो शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अ, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम करके एक वो ट्रिक होती है, और एक है सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है? ये दोनों चीज़ें रटने की होती है, वो विदाउट फेल आपको रट लेनी है। बाकी जो ये सिलिएंट फीचर है कि सबसे लेंदी है, इतने वहाँ से लिया गया, ये फ्लेक्सिबिलिटी है, रिजिड है और ये और वो वाली चीज़ें बाई टाइम जब आप पढ़ोगे ना, तो वो आपको वैसे ही याद हो जानी है। तो यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इतना वो हो गया, ठीक है? कि अभी ही रट लो इसको। तो स्टार्ट करते हैं अच्छे से। सिलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ए कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक? लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये रिटन है, मतलब एक टाइप से लोगों ने बैठ के लिखा है, ये एक टाइम पे ये आया है, इनेक्ट हुआ है और सबसे बड़ा है। ठीक है, बस इतना याद रखना है। कितना बड़ा है, क्यों बड़ा है, इतना हमें कुछ लेना देना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप करना चाहो तो ये कर सकते हो भैया। जब स्टार्टिंग में आया तो 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल्स थे, और अब लगभग 470 के करीब आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स हैं। ये अभी अभी मैंने आपको बताया कि 12 शेड्यूल्स आपको रटने होते हैं और आपको रट लेना है, ठीक है? और इतना जो एलिफेंट साइज, इतना बड़े साइज होने के रीजन क्या था, वो आप देख सकते हो भैया। देखो, हमारी एक तो हिस्ट्री, एक ज्योग्राफी, और एक मतलब ऐसा चीज चाहिए था कि भैया सिंगल टाइप का हो, कि एक ही बुक सारी चीजों को कर दे, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग चीज ना हो। तो इस वजह से मतलब कहने की बात ये थी कि एक वो अपनी छतरी होती है ना, छतरी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए कि मतलब कई सारे लोग आ जाए उसके अंडर। छोटी होगी तो बस आप बच जाओगे, दूसरे भीगते रह जाएंगे। तो ये छतरी बड़े करने का रीजन ये था। एक तो क्या था भैया, ज्योग्राफी, हमारी इतनी बड़ी ज्योग्राफी है, बहुत सारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है। दूसरा हिस्ट्री, हमारा जो भी मान लो इतने हजारों सालों का इतिहास है, तो भैया उसको एक साथ संजो के रखना वो भी तो डिफिकल्ट टास्क है ना। तो उसके लिए वो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन था, ऐसा नहीं था कि बार बार कुछ और होगा। और एक अमाइंडमेंट बोलते हैं कि इसको चेंज करना, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना अमाइंडमेंट्स बोलते हैं, अमाइंडेबिलिटी बोलते हैं। तो वो इतनी आसान नहीं है, वो मुश्किल भी और आसान भी है, मतलब बीच में है। आगे जाके आप पढ़ोगे कि ये रिजिड है या फ्लेक्सिबल है, ये भैया बीच का है। ना ज़्यादा रिजिड है, ना ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। नोर रिजिड नोर फ्लेक्सिबल, ये वाला पॉइंट आपको वहाँ पे याद रखना है। तो इस वजह से ये था कि भैया आप जितना अच्छे से किया जाए अभी कर लो, बाद में तो मुश्किल हो जाना, कुछ चेंज लेके आना, ठीक है? और ड्राफ्टिंग भैया, अगर आप इसमें देखोगे ना तो ज़्यादातर लॉयर्स थे, तो उनको ड्राफ्टिंग का शौक रहता है, तो वो वाली चीज़ें यहाँ पे आई थी, ठीक है? तो अब नॉर्मल सी चीज़ है भैया। जब आर्टिकल 370 ये हटाया गया उन 5 अगस्त 2019 को, तो तब ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल हो गया था। उससे पहले थोड़ा बहुत एप्लीकेबल होता था जे-एंड-के पे, ठीक है? तो ये वैसे ही इफेक्ट था, याद करो तो कर लो, अदरवाइज़ नहीं। ड्रोन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज, ठीक है? ये वाला भैया कहाँ से लिया गया है? तो वो लगभग 10-11 जगह से लिया गया है। ये जगह कौन-कौन सी है, ये याद करनी है, और इसके लिए अलग से वीडियो होगी, ठीक है? सोर्सेज़ के लिए अलग से वीडियो है और शेड्यूल्स के लिए अलग से वीडियो है। यहाँ पे जस्ट आपको टाइम पास करना है कि आपको थोड़ा फ़ील आती जाए, ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है? तो ये वाली बात है। कई जगहों से हमने कॉपी नहीं किया, हमने इंस्पिरेशन ली है। अब ये जैसे बॉलीवुड मूवीज़ वगैरह होती है ना, वहाँ पे बोला जाता है कि स्टोरी थोड़ी ना चुराई, हम तो बस इंस्पायर्ड हुए। तो ये वाली चीज़ थी भैया, हमने इंस्पिरेशन ली, हमने चुराया थोड़ी ना, काइंड ऑफ यही। क्या किया, 30-40 कॉन्स्टिट्यूशन रखे, यहाँ से ये उठा लो, यहाँ से ये उठा लो और बना दिया, और हम अपना महान। ठीक है, कोई नहीं, ऐसे ही चलता भाई। फ्रेम्ड आफ्टर रैंसैकिंग ऑल द नॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने यही बोला कि भैया सारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हमें मिले ना, सबको देख के जब हम अपना जो बेस्ट निकल के आया वो हमने वो कर लिया, ठीक है? अब अगर आप याद हो तो पिछले उसमें क्रिटिसिज्म था कि इनोवेटिवनेस नहीं थी, जस्ट कॉपी पेस्ट वाली चीज़ें कर दी थी। तो वो एक अलग मैटर है, बट यहाँ पे ये रखो कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ले आए, यूएसए से ले आए, आयरलैंड से डीपीएसपी ले आए,
यूएसए से फंडामेंटल राइट्स वगैरह ले आए, ब्रिटेन से कैबिनेट सिस्टम ले आए, ऐसे ऐसे करके भैया ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, रसिया, जापान, हर जगह से ले लिया जहाँ से ये ले सकते, ठीक है। तो ये मेन चीज़ ये है, याद नहीं करना वैसे, जस्ट इंस्पिरेशन के लिए। 50% से ज़्यादा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का जो एक्ट है वहाँ से इंस्पायर्ड हो, बस इतना याद रख लो। याद नहीं रखना भाई, इंस्पायर्ड होना, ठीक है। हाँ हाँ, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी लास्ट चैप्टर में आपने देखा भी हो, तो ये हमने बात की थी, और अभी भी थोड़ी देर पहले भी बात की है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना कितना आसान है, वो वाला। अगर बिल्कुल चेंज ना हो, रिजिड है, बिल्कुल ऐसा है कि भैया मन किया जब चेंज कर दिया, वो फ्लेक्सिबल है। हमारा क्या भैया, ना तो रिजिड है ना फ्लेक्सिबल है, ठीक है। ये वाली चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। नो रिजिड, नाइदर फ्लेक्सिबल, ये वाला पॉइंट बनता है आपकी, ठीक है। कई सारी बुक है, कई सारी बुक्स है, उनमें ये क्वेश्चन आता है, वहां पे आप फंस सकते हो, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट है, नो रिजिड नाइदर फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो क्या है, अब आर्टिकल 368 है जो अमाइंडमेंट्स वगैरह के बारे में बताता है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, वहां पे ध्यान देना, अब अपने दिमाग पे लोड नहीं देना, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आया है अपना अगला पॉइंट कि फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, कि मतलब वो थोड़ी देर पिछले चैप्टर में था ना कि भैया यूनियन ज़्यादा मजबूत है या फिर आप ज़्यादा मतलब एज ए फेडरल वो स्टेट्स ज़्यादा मजबूत है, उनमें सब बराबरी के है, या फिर यूनियन ज़्यादा मजबूत है, कि ये यूनियन एक अपर लेवल पे आ गया और बाकी नीचे है, इसको बोलते हैं यूनिटरी। अगर सारे बराबरी पे है फेडरल, ठीक है। तो हमारा क्या भैया, हमारा है क्वासी फेडरल, ठीक है। कहने की बात ये है कि भैया बीच का है, जैसे यहाँ पे नो रिजिड नो फ्लेक्सिबल था ना, यहाँ पे भी यही है कि एक टाइप का शू जेनरिस, एक नए टाइप का एक लेके आए है कॉन्स्टिट्यूशन, जो ना तो फ्लेक्सिबल है, ओ ना तो फेडरल है, ना ही अपना यूनिटरी है, ये एक टाइप से फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस करके, ठीक है। इतना याद रखना है, मतलब फेडरल तो स्ट्रक्चर तो दे दिया भैया, स्टेट तुम अपना ये करो ये करो ये करो, बट यहाँ पे हम अपना रखेंगे, या कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाएगी, हम यहाँ पे अपना मजबूती से पैर लेके खड़े हो जाएंगे, इस टाइप की चीजें हैं। आगे पढ़ेंगे भाई, वहां पे ध्यान देना है, अभी आपको ज्यादा मतलब लोड नहीं लेना, जस्ट हल्का फुल्का याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज 2-4 चैप्टर पढ़ते ही समझ में आ जाना है कि भाई ये वाला क्या पॉइंट था, या कोई भी फोर्स से क्या पॉइंट था, ठीक है। तो इस चैप्टर को जस्ट जल्दी से खत्म करो भाई, जितनी स्पीड में कर पाओ। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है भैया, जिसमें पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंट पूरा सिस्टम हो, और दो टाइप की होती है फॉर्म, पार्लियामेंट फॉर्म, प्रेसिडेंशियल फॉर्म। फॉर एग्जांपल यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, उसमें प्रेसिडेंट ज़्यादा मजबूत है, जबकि जैसे इंडिया हो गया या फिर से जो हमारा ब्रिटेन का सिस्टम है, वहाँ पे अपना पीएम ज़्यादा मजबूत है, तो उसको पार्लियामेंट्री सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें आगे जाके हम पढ़ेंगे भी भैया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या अंतर है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जस्ट एक अंतर वैसे बता देता हूँ मैं, जैसे अपना पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट में क्या होता है भैया, ये अपना लीगल है, ये एग्जीक्यूटिव है, लीगल जो लेजिस्लेचर है ना, ये तो पूरा लेजिस्लेचर है, उसी में से एग्जीक्यूटिव निकल के आए, और साइड में अपना जुडिशरी बैठे हैं, ठीक है। ये हो गया अपना पार्लियामेंट सिस्टम। प्रेसिडेंट सिस्टम में क्या होगा भैया, प्रेसिडेंट सिस्टम में भैया ये लेजिस्लेचर है, कानून बनाओ कोई और, उनको एग्जीक्यूट करवाएगा कोई और जुडिशरी तो अपनी अलग बैठी है ही, ठीक है भाई। ये वाला सिस्टम है, अगर ये ग्राफ याद हो जाए तो अच्छा है भाई, अदरवाइज बाई टाइम तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। बहुत बड़ा चैप्टर है, आगे बहुत सारी बातें होने वाली है इसके ऊपर, ठीक है। अब ये वाली चीज, ठीक है, पार्लियामेंट में लेजिस्लेचर से ही एग्जीक्यूटिव आते हैं, जुडिशरी अपनी साइड में बैठी होती है, मतलब ये अपना इंडिपेंडेंट है, और ये इनमें से ही छाट के आएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल पूरे एमपीज बने, पूरे एमपीज वो इलेक्ट होके आए, उन्हीं इलेक्टेड एमपीज में से अपने एग्जीक्यूटिव निकल के आएंगे, मिनिस्टर्स वगैरह निकल के आएंगे, ठीक है। जबकि जो यूएसए वगैरह का सिस्टम, उसमें क्या भैया, लेजिस्लेचर वाले अलग से आएंगे, अपना जो एग्जीक्यूटिव है, जो प्रेसिडेंट है मेन, वो प्रेसिडेंट अपना अलग से इलेक्ट होके आएगा, और जुडिशरी तो अपनी अलग है ही, ठीक है। ये आगे इन फ्यूचर सारी चीजें
समझ में आई जानी है, ठीक है। तो इसमें प्रेसिडेंट ज़्यादा पावरफुल है, इसमें पीएम ज़्यादा पावरफुल है। इसमें जो मतलब प्रेसिडेंट में तो मैं ही सब कुछ भाई, जैसे ट्रम्प का जो मन किया वो करने लग रहा है, तो रियल पावर ट्रम्प के पास, ठीक है, प्रेसिडेंट सिस्टम में। जबकि अपने यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी के पास कुछ ऐसा पावर नहीं है। वो जो अपनी पीएम बोलेंगे या सीओएम बोलते हैं, तो जो वो बोलेंगे उनको वो करना पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादातर केसेस में, ठीक है। तो वो हमारे वाले नॉमिनल है, नाम नाम के। और डोनाल्ड ट्रम्प जो यूएसए वगैरह की प्रेसिडेंट है, वो भैया अपने रियल है, मैं ही रियल बॉस, जो मन करेगा वो मैं कर दूंगा, ठीक है। तो वो वाली चीज है, ठीक है। तो अब ये वाली स्लाइड एक बार थोड़ा सा डिटेल में देख लें हम, ठीक है। तो नॉर्मल सी चीज है भाई, मतलब वही जो अभी बता दिया उतना ही है मेन, तो देखे तो सच कुछ वो अलग नहीं है। लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर पे पूरा ये खेल आता है, उसमें नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव। अभी जो डोनाल्ड ट्रम्प और द्रौपदी मुर्मू जी का एग्जांपल दिया, वो मेजोरिटी पार्टी रूल्स, मतलब जिसकी मेजोरिटी है, बीजेपी की मेजोरिटी है, 240 सीट लेके आई है, तो वही रूल करेगी। मतलब वैसे 50% का होता है, बट कहने की बात ये है कि जिसके पास नंबर्स है ना, वही रूल करने वाली है, ठीक है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बोले कि भैया इंग्लिश का ही डायरेक्ट मतलब लेके आओ। कलेक्टिव मतलब सबकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेवारी। तो सारे के सारे जिम्मेवार है। ऐसा नहीं है कि हम अपना डिफेंस में कुछ दिक्कत हुई, मतलब जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है उनको गरियाने लग गई। भैया गरिया सकते हो, बट जब लीगली बात आएगी तो पूरी सीओएम के ऊपर आएगी, ठीक है। तो मतलब पूरी सरकार के ऊपर बात आएगी, एक पर्टिकुलर इंसान के ऊपर बात नहीं आएगी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ठीक है। मिनिस्टर्स एज लेजिस्लेचर मेंबर, जो अभी मैंने ये बताया था ना कि पूरे छाट के, मतलब पूरे जो एमपी वगैरह इलेक्ट हुए हैं, उन्हीं में से अपना कोई ना कोई मिनिस्टर बनेगा। तो वही वाली चीज है, जो मिनिस्टर्स है वो लेजिस्लेचर के मेंबर है, उनका भी काम है कानून बनाना, ठीक है। लीडरशिप ऑफ सीएम या पीएम, स्टेट्स में सीएम आ गया, ओवरऑल पूरे सेंटर की उसमें बात करें तो पीएम आ गए, उनकी लीडरशिप चलती है, वही अपना सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, ठीक है। और डिजोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, ये डिजोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस बोले तो भैया कुछ भी गड़बड़ होती है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, कुछ भी गड़बड़ होती है तो लोअर हाउस में आपकी सरकार गिर जाती है, वहीं पे सारा खेल रहता है, ठीक है। अगर लोअर हाउस में अगर आपकी मेजोरिटी है तो आपका राज चलेगा, अगर नहीं है तो नहीं चलेगा। जो भी कॉन्फिडेंस, मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन वो हम आगे पढ़ने ही वाले, फिर ज्यादा ध्यान नहीं देना, बस काम चल रहा है तो चल रहा है, ठीक है। एक ये वाली चीज और देख लो, ब्रिटेन में मोनार्की है। मोनार्की मतलब एक किसी राजशाही परिवार का वो होगा। फॉर एग्जाम्पल कभी क्वीन कभी किंग रहेगा, जो भी नॉमिनल हेड रहेगा। अपने यहाँ पे क्या सीन है, अपने यहाँ पे प्रेसिडेंट भी इलेक्टेड होगा, जो हेड होगा, ठीक है। नॉमिनल ही क्यों ना हो बट इलेक्टेड होगा, इनडायरेक्टली ही क्यों ना हो बट इलेक्शन से ही आएगा। ऐसा नहीं है कि किसी घर पे पैदा हो गया और वहां से अपना वो बन के आ जाएगा, ठीक है। तो इंडिया का ये वाला सीन है। ब्रिटेन में मोनार्की है, हेरिडिटरी हेड है, पार्लियामेंट इज सोवरिन, ठीक है। और इंडिया में क्या है, रिपब्लिक है। रिपब्लिक मतलब जो बिल्कुल हेड है, जो सबसे बड़ा हेड माना जाता है, वो इलेक्टेड होगा। कोई ऐसा हेरिडिटरी वगैरह का सिस्टम नहीं होगा। और इसमें क्या होगा, पार्लियामेंट लिमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया वगैरह में क्या सीन है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके हिसाब से अपना काम चलेगी। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मुंह उठाया कर दिया। जबकि ब्रिटेन वगैरह में क्या है, पार्लियामेंट सोवरिन है। वहां पे अगर आपको ध्यान हो, पिछले ही चैप्टर में पढ़ा था, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो नए लॉज लेके आएंगे वही कॉन्स्टिट्यूशन बनता चला जाएगा। तो पार्लियामेंट की पावर वहां पे ज्यादा है, आपको ये याद रखना है। तो वहां का जो पार्लियामेंट है सोवरिन है, और हमारा यहाँ पे क्या है, लिमिटेड बाई कॉन्स्टिट्यूशन। लिमिटेड बाई कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब क्या है, तो यह कॉन्स्टिट्यूशन ना आप मतलब औकात में रखता है कि भैया यही काम कर सकते हो, इसके अलग नहीं कर सकते, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन से अगर बाहर गए तो फटकार लगा दी जाएगी, और वो जो भी लॉज वगैरह बने हैं वो मान्य नहीं होंगे, ठीक। सोवरेनिटी एंड सुप्रीमेसी, ठीक है। और सोवरेनिटी का मतलब क्या है, सोवरेनिटी ये है कि इंडिपेंडेंट है भाई, किसी का कोई लोड नहीं है, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, किसी के मतलब दबाव में आके हम कोई फैसला नहीं लेंगे, ठीक है।
तो यही वाली चीज चलती है भैया कि जो पावर है वो सोवरिन है, किसी की उसमें मतलब दबाव में आके काम नहीं चलता। और जो भी मतलब पावर आएगी कॉन्स्टिट्यूशन से ही आएगी। बेसिकली ये पूरा कहने का मतलब यही है कि मतलब ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन से पावर ली फिर अपना ऐसा, अगर ऐसा होगा कि आप अपना कुछ ज़्यादा मटरगश्ती करने लग गए तो जुडिशरी बैठती है जो जुडिशली रिव्यू कर लेगी, ठीक है। जबकि जैसे ब्रिटेन वगैरह में आप ऐसा कुछ सीन हो ही नहीं सकता, जो पार्लियामेंट ने कह दिया वही कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। जुडिशली रिव्यू वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। और बस ये, और जबकि मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मिडिल पाथ बिटवीन ब्रिटिश पार्लियामेंट्री मीडियम, अच्छा ये पूरा सीन क्या भाई, ये इसमें ये लाइन बोली है, पढ़ो तो पढ़ो ना ही पढ़ो। ये ब्रिटिश में तो क्या है, पूरी की पूरी अपना उसकी काम चलता है, मतलब जो पार्लियामेंट ने बोल दिया वो कर दिया। और यहाँ पे अमेरिकन में क्या होता है कि जुडिशरी बहुत सुप्रीम है, तो जो उनका जो मन करता है जुडिशरी को जो समझ में आता है किसी भी लोगों को साइड में रख देती है, मतलब जुडिशरी बहुत पावरफुल है। जबकि यहाँ पे ब्रिटेन में पार्लियामेंट बहुत पावरफुल है, ठीक है। तो बीच में इंडिया है कहीं पे कि यहाँ पे अपना पार्लियामेंट भी थोड़ा सुप्रीम है और जुडिशियल उस पे भी, अकाउंटेंसी पे भी या रिव्यू पे भी चीजें सेटल हो जाती है। ये वाली चीजें हम आगे पढ़ने ही वाले हैं कि कब कब टसल हुआ है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में, कब कब टसल हुआ है, या लेजिस्लेचर के बीच में कब कब टसल हुआ है, ठीक। तो ये हम आगे पढ़ने ही वाले हैं। तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब क्या भैया, जैसे अमेरिका वगैरह में 50 स्टेट्स है। 50 स्टेट्स का मतलब क्या है कि वहाँ पे क्या रहेगा कि हर स्टेट्स के तो अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट टाइप का रहेगा सिस्टम, एक पूरे अमेरिका का रहेगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं देखोगे हरियाणा में हरियाणा का खुद का हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, नहीं भाई, वो पूरे इंडिया के हिसाब से सिस्टम चलेगा। हरियाणा में होंगे अपने डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स वगैरह, ठीक है। और फिर होगा एक हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के ऊपर होगा अपना सुप्रीम कोर्ट। ये हर एक के लिए ऐसे ही मान्य है, बस नंबर्स अलग हो जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर कोर्ट्स बहुत सारे हैं, फिर हाई कोर्ट्स लगभग 30 के राउंड है, और सुप्रीम कोर्ट एक ही है हमारा। तो ये इंटीग्रेटेड है, पूरे देश के लिए सेम ही सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से कुछ आया हो, ठीक। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स की बात होती है भैया, पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है। फंडामेंटल राइट्स का मतलब ये है, अगर आप इसको बिल्कुल ट्रांसलेट करोगे ना इंग्लिश से हिंदी में, या इंग्लिश टू इंग्लिश ही बात करें, फंडामेंटल मतलब बेसिक, बेसिक राइट्स। अगर आप यहाँ के सिटीजन हो गए ना तो आपको ये चीजें तो मिलेंगी ही, आप मतलब कोई रोक नहीं सकता। वो क्या क्या चीजें भैया, इक्वलिटी हो गई, एक्सप्लोइटेशन नहीं होगा, आपको फ्रीडम मिलेगी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन होगा, कल्चरल एंड एजुकेशन वो चीजें रहेगी। अगर कुछ दिक्कतें होती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी रहेगी, रिट्स वगैरह जो भी चीजें रहती है, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226, वो वाली चीजें रहने वाली है। तो मतलब फंडामेंटल मतलब यहाँ के आप सिटीजन हुए और आपको ये चीजें मिल गई, ये है फंडामेंटल राइट बेसिकली। अगर हम बात करें तो जस्टिसिएबल कैसे भैया, रिट्स वगैरह लगा लो, जो यहाँ पे लिख भी रखा है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, तो वो है, आप रिट्स वगैरह लगा लो अपना, जो भी है भैया मेरे साथ ये गलत हुआ है, कोर्ट में पहुंच जाओ, कोर्ट आपका करवा देगा, ठीक है। नोट एब्सोल्यूट, ऐसा नहीं है कि सब कुछ मिला हुआ भैया, रीजनेबल होगा, ठीक है। कि ऐसा है कि भाई मेरे को जैसे हमें फ्रीडम दे रखी है अपने वोकेशन की, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। अब आप ये बोलो मैं तो भैया किसी का वो लूंगा, सुपारी लूंगा, मैं तो सुपारी किलर बनूंगा, तो ऐसे नहीं हो सकता, रिस्ट्रिक्शन होगी, काम की चीज जो आपको मिल जाएगी, बकवास करोगे तो थप्पड़ भी लग सकता है, इस टाइप का सीन है। सस्पेंशन है, अगर कुछ नेशनल इमरजेंसी वगैरह हो रही है तो भैया आप सस्पेंड कर सकते हो। और एक आध मतलब जो एक राइट था हमारा आर्टिकल, वो राइट टू प्रॉपर्टी, वो डिलीट कर दिया गया था 1978 में, ठीक है। ये वाली चीज केशवानंद भारती केस वगैरह बहुत वो है, उस चीज में हम जाएंगे, पूरा देखेंगे। सबसे बड़ा चैप्टर है, हर साल ये मतलब इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है भैया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये पूरा अगर मैं लिखूं इसको, नाम से क्या लग रहा है आपको, ये क्या होगा, डायरेक्टिव मतलब क्या होता है भैया, कि आपको ये करना है, ये आपको दिशा निर्देश दिए गए कि ऐसे ऐसे आपको करना है, ठीक है। तो अगर स्टेट पॉलिसी बोले तो भैया
स्टेट मतलब अब हमारी जो सरकार है कुछ भी काम करेगी तो इनको ये ध्यान में रख के करना पड़ेगा। तो ये है डीपीएसपी, पूरा चैप्टर वहाँ पे पूरी चीज़ें आएगी आपके सामने, तो ज़्यादा लोड नहीं लेना। यही बोल रहा था ना मैं कि भाई जब पूरे वो करके पढ़ोगे ना तो 1 सेकंड लगने वाली है। अदरवाइज़ ये देखते रह जाओगे चीज़। इसका गोल क्या भैया? इकोनॉमिक, सोशल, डेमोक्रेसी वगैरह का वेलफेयर स्टेट बनाना है। नेचर क्या रहने वाला है? नॉन जस्टिसेबल रहने वाले हैं। इसको लेके आप कोर्ट में नहीं पहुँच सकते, जबकि फंडामेंटल राइट्स वगैरह को लेके आप कोर्ट में पहुँच सकते थे। क्लासिफिकेशन क्या है? वैसे मतलब अगर मैं आपको बताऊँ ये क्लासिफिकेशन इसमें गलत है, क्योंकि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन कोई क्लासिफिकेशन नहीं। ये हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए बोल दिया कि ये सोशलिस्टिक है, ये गांधीयन है और ये लिबरल या इंटेलेक्चुअल है। अदरवाइज ऐसी ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। और ये मिनर्वा मिल्स केस है, उसमें ये बोला था कि भैया ये जो फंडामेंटल राइट्स है और डीपीएसपी है, वो अपना एक बैलेंस के तहत चलने चाहिए। उस हिसाब में बहुत सारी चीज़ें थी। बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं तो यहाँ पे लोड लेने की जरूरत नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज़, जैसे फंडामेंटल राइट्स ये थे कि आप अपना यहाँ पे पैदा हुए, आपको ये अपना राइट्स मिल गई, आप अपना ये आपके हक है, जबकि यहाँ पे ये आपकी ड्यूटीज़ है। आप यहाँ पे पैदा हुए तो आपको ये ड्यूटी करनी पड़ेगी। और अब मज़े की बात क्या है, हमारी सरकार देखो कितनी अच्छी है, ये ना होप नहीं रखती। आप करना चाहो तो कर लो, अदरवाइज़ ना भी करोगे तो कोई ऐसी वो नहीं हो जाएगा कि पहाड़ नहीं टूट जाएगा, ठीक है? तो ये वाली चीज़ है। और ये बाद में जोड़ी गई थी, पहले नहीं जोड़ी गई थी, ठीक है? बाद में सवर्ण सिंह कमेटी 1976 में जोड़ी गई थी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंदिरा गांधी के टाइम पे। तो ये वाली चीज़ वहाँ पे पढ़ना है। तो अब हम ज़्यादा लोड नहीं लेना, जस्ट आगे बढ़ना है, ठीक है? क्योंकि इसके ऊपर भी पूरा चैप्टर है। ये जितनी भी चीज़ है ना उनके ऊपर चैप्टर है भाई। तो अगर आपने वो चैप्टर से इंडेक्स याद कर लिया तो वैसे ही याद हो जानी ये चीज़ें। 11वां पॉइंट क्या है भैया? सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट क्या है कि भैया हमारे देश का खुद कोई धर्म नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि भैया हम इस्लामिक राष्ट्र है या फिर हिंदू राष्ट्र है, ऐसा कोई सीन नहीं है। हमारा कुछ नहीं है। हमारा ये है कि भैया हम सब धर्मों की इज्जत करेंगे, कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, इस टाइप का। सेकुलरिज्म के भी ऊपर पूरे का पूरा हम पढ़ने वाले चैप्टर तो बड़े तो नहीं लेनी है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, अब ये देखो ये कहाँ पे बात आई थी, कहाँ पे कुछ ये अडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर कुछ आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए भाई, ठीक है? पहले क्या होता था, लिमिटेड अडल्ट फ्रेंचाइज, लिमिटेड फ्रेंचाइज होती थी, किसी किसी लोगों को वोट देने का अधिकार होता था। बट यहाँ पे ऐसा किया गया कि भैया आप वोट दे सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब जितने बाई चांस ये है कि 18 साल के हुए, आप वोट देने के लायक हो गए, अब आप वोट दो। अब कोई मैटर नहीं करता, आप टैक्स भरते हो, आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास क्या एजुकेशन है। उसको बोला गया यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इवन ये भी नहीं है, जैसे होता था कि पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं होता था, मतलब अपने इधर भी और दूसरी जगह भी। तो बट यहाँ पे स्टार्टिंग से ये है, चाहे आप मैन हो या फीमेल हो, आप वोट दे पाओगे, ठीक है? तो वही है कि सेकुलरिज्म और ये हमने बात कर ही ली, ठीक है भाई? आगे बात करते हैं। सिंगल सिटीजनशिप है, जैसे अमेरिका वगैरह में ना 2 सिटीजनशिप होती है। आप पहले तो एक स्टेट की सिटीजन होते हो और फिर पूरे देश की सिटीजन होते हो। एक स्टेट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान के चलो, जैसे मैं हरियाणा से हूँ तो मैं पहले हरियाणा का सिटीजन रहूंगा और फिर अपना इंडिया का सिटीजन बनूंगा। ये कॉन्सेप्ट है यूएसए का। जबकि इंडिया में कॉन्सेप्ट ये है कि हरियाणा कुछ सीन नहीं है भाई, आप इंडियन हो, बात खत्म, एक ही सिटीजनशिप है। एक तो ये पैरामीटर है इसका। दूसरा पैरामीटर ये है कि आप एक ही सिटीजनशिप ले सकते हो, या तो आप इंडियन हो सकते हो या कोई और हो सकते हो। दो एक टाइम पे नहीं रख सकते, जबकि कई देशों में ये दो भी रख सकते हो और मल्टीपल सिटीजनशिप रख सकते हैं, ठीक है? तो ये हमें याद रखना है कि अ, एक ही सिटीजनशिप होगी, कोई भी अलग नहीं होगी स्टेट वगैरह के लिए। यूनाइटेड नेशन इसका वो था, मतलब गोल रहा, ठीक है? तो अगला पॉइंट है भैया हमारी इंडिपेंडेंट बॉडीज। इंडिपेंडेंट बॉडीज का खेल क्या है कि ये ना कि मतलब किसी का इनके ऊपर दबाव नहीं है, ये किसी सरकार के प्रति वो नहीं है, मतलब बीजेपी या कांग्रेस के प्रति वो नहीं है कि इनका कमिटेड हो। ये इंडिपेंडेंट है, ये अपना काम अपनी मौज मस्ती से करेंगे, ये देश के लिए काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, या कैग हो गया, या यूपीएससी हो गया, या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, और बाकी बहुत सारी है। अब आपसे मेरा क्वेश्चन ये है, जो ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, आर्टिकल 76 है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी में आता है या नहीं आता?
ये क्वेश्चन है, सोचना बताना कमेंट बॉक्स वगैरह में। तो इनका क्या काम है भैया, सब कुछ देखना कि अपना सरकार तो देश सही चल रहा है या नहीं चल रहा, और ये देखना कि इसको और अच्छे से कैसे चलाया जा सकता है। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस है भाई। इमरजेंसी प्रोविजंस बोले तो जैसे हमारा होता है ना कि घर वगैरह पे भी होता है, इमरजेंसी हो जाए तो ये काम करना वो काम करना है, ऐसी स्मूथली चल रहा है तो सब कुछ ठीक है। अदरवाइज अपने पास इमरजेंसी प्रोविजन है आर्टिकल 352, 356, 360। 360 में फाइनेंस है, 356 में अपना ये प्रेसिडेंट रूल्स वगैरह, 352 में अपना नेशनल इमरजेंसी वगैरह है। तो वो वाली चीज अगर बाई चांस कुछ दिक्कत होती है तो भैया मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही दे रखा कि आपको ऐसे ऐसे एक्ट करना है, आप यूनिटरी बन जाओगे, और ऐसे मतलब पूरी बातें लिख रखी है, हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली उसमें यही है कि नॉर्मल सिचुएशन के लिए एक वो है मैकेनिज्म है, और इमरजेंसी सिचुएशन के लिए दूसरा मैकेनिज्म है। दूसरा मैकेनिज्म कि भैया सारी मतलब लगभग पावर सेंटर के हाथ में आ जाएगी, सेंटर डिसीजन लेगा, फाइनेंस उसके ऊपर, फाइनेंस इमरजेंसी में अलग चीज होंगी, तो वो वाली चीज हम डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं, तो ज्यादा लोड नहीं लेना, बस आपको ध्यान रखना है कि ये वाली चीज है। 3 टायर गवर्नमेंट है। 3 टायर गवर्नमेंट बोले तो कि एक तो यूनियन हो गई अपने मोदी साहब, दूसरा अपना सीएम मान लो, जो भी आप स्टेट्स के वहाँ पे देख लो कौन है सीएम, और फिर तीसरा हो गया पंचायत वगैरह या अर्बन लोकल बॉडीज वगैरह, जो ये अपना पंचायत हो गई या जो भी अपना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस वगैरह हो गई, वो वाली चीज़ें, तो वहाँ की चीज़ें होगी। पहले यहाँ मोदी जी, आपके सीएम जी, और यहाँ पे आपके सरपंच जी, ये वाली चीज़ है। ठीक है, ये बड़ा हमारा वो है। फिर एक कोऑपरेटिव है। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह क्या होता है ये आपको पढ़ना है। कहने की बात क्या है कि ये वो सोसाइटीज होती है जिसमें लोग इकट्ठा आते हैं और अपना काम करते हैं, और अपना वो देश की तरक्की में और खुद की तरक्की में अपना वो हिस्सा, अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं। ठीक है, तो वाली चीज है। इसके ऊपर भी हम अपना अलग से चैप्टर वो पढ़ने वाले हैं। तो मतलब वही है यार, हर एक के ऊपर अलग अलग चैप्टर है, तो क्यों मेरे को क्यों इतना वो करना, मतलब वो करना। ठीक है, तो अब आगे की चीज ये है कि भैया इसके क्रिटिसिज्म भी तो रहे होंगे ना भाई, बिल्कुल रहे हैं कि भैया ये इसके क्या क्या क्रिटिसिज्म है। सबसे पहला तो यही है कि भैया उधार मांग लिया आपने, उधार मांग लिया, सारी चीज ऐसी ही उठा के ले आए। हमारे स्कूल में होता था होच पोच गार्डन, वही वाली चीज है। होच पोच का मतलब होता है एक हिंदी में भी कहावत है ना कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। वो वाली चीज है कि कहीं से कुछ ले लिया, कहीं से कुछ ले लिया, वो वाली चीज है, बैग ऑफ बोरोइंग्स है। और फिर इसका क्रिटिक्स ने तो ये बोल दिया, उसका रिब्यूटल क्या आया कि भैया इंडिया की जो भी जरूरत थी ना उसके हिसाब से हमने बदला है इसको, और दूसरों की जो भी फॉल्ट्स रही है उसको हमने अपना जाने दिया है, उसको इंक्लूड नहीं किया, हमने जो बेस्ट पार्ट था वो ले लिया। और अम्बेडकर साहब ने बोला कि भैया ये बोरिंग करने में कोई शर्म थोड़ी ना है, हमें अच्छा लगा ले लिया। फिर है कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट कि हमने देखा था कि 50% से ज़्यादा तो ये वहीं से इंस्पायर्ड है या वहीं से ले रखा है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो ये वाली चीज़ बोली गई। ठीक है, और इसमें बोला गया जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स वगैरह थी ना और वो कंटिन्यूटी के लिए, ऐसा ना हो कि भैया अब चला आ रहा था एक सिस्टम और फिर एकदम दूसरा सिस्टम ले आए, लोगों को समझ में ही ना आए, तो कंटिन्यूटी के लिए हम ये लेके आए हैं। ऐसा नहीं है मतलब कुछ बुराई हो गई। और दूसरी एक चीज बोली गई भैया, जो फंडामेंटल आइडियाज है ना किसी भी चीज के, उसके ऊपर पेटेंट थोड़ी ना है, ये फंडामेंटल ऐसे ही चलेंगे, चलते आए हैं। फिर है अन इंडियन है भैया। तो इसमें बोला गया कि आपने ना मतलब बहुत बेहुदी से वहाँ की कॉपी पेस्ट कर लिया, वेस्ट का कॉपी पेस्ट कर लिया, अपना तो कुछ इंडियन लेके ही नहीं आए, इंडियननेस लेके ही नहीं आए इसमें। जैसे इसमें बोला गया क्रिटिक्स ने, वी वांटेड द म्यूजिक ऑफ वीना बट हियर वी आर हैव एन इंग्लिश बैंड। जो हमारे हिमतुल्ला साहब थे उन्होंने यही बोला कि भैया कि हम वीना का म्यूजिक चाहते थे और इंग्लिश बैंड का आ गया, तो उस टाइप की चीजें। फिर ये बोला गया कि भैया जो गांधी जी है ना उनकी फिलोसफी पे मैटर नहीं करता, और
मतलब पंचायत वगैरह मजबूत होनी चाहिए थी, गांधी जी ये बोलते थे, बट आपने तो पूरा एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जिसमें सबसे मजबूत अपना सेंटर है। तो ये वाली चीज लेके आए। अच्छा, ये वाली कोट यूज करना चाहो तो कर सकते हो भाई, बट इतनी सारी चीजें याद नहीं रहेगी, ठीक है। तो जस्ट बता देता हूँ कि क्या चीज है कि जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है उसने विलेज वगैरह का आइडिया छोड़ के इंडिविजुअल की बात की है, और इस पे मैं बहुत खुश हूँ, ये अम्बेडकर जी ने बोला था। और ये भी मानते हैं भैया, कहने की बात है कि गांधी जी और अम्बेडकर जी का ना कुछ 36 का आंकड़ा था। मतलब थोड़ा सा उस हिसाब में भी ये था कि अगर ये गांधी बोलने लग रहा है तो मैं क्यों करूं, या इस टाइप की मैं मतलब अपनी ही चलाऊं, मैं क्यों दूसरे की उसके ऊपर जाऊं, या मैंने ये ऐसा कर दिया तो लोग बोलेंगे कि भैया वहां से इंस्पायर्ड हो रखा है। इस टाइप की भी चीजें कहने सुनने में आती है। फिर ये भैया एलिफेंटिसाइज की इतना बड़ा बना दिया यार। तो उसके ऊपर हमने पहली स्लाइड में बात की थी, पहली दूसरी तीसरी स्लाइड में, भैया इतना बड़ा देश है, हिस्टोरिकल फैक्टर्स वगैरह है, तो उस हिसाब से चाहिए था। तो चाहिए था तो चाहिए था, बात खत्म। और पैराडाइज ऑफ लोयर्स, लोयर्स ने बनाया, उनकी मौज हो रखी है, सिंपल आदमियों को तो समझ में नहीं आने वाला। तो इसमें ये बोला गया कि भैया जैसे लोअर्स पैराडाइज, सर जेनिंग ने बोला था कि भैया मौज कर दी भैया अपना लोअर्स वगैरह में। आज भी बहुत सारे इफ एंड बट्स है जो इसमें लिए जाते हैं, इतनी ही जुडिशरी में केस ऐसे ही पेंडिंग नहीं है 5 लाख, कुछ ना कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी कमी रही होगी। हाँ ऑफ कोर्स रही है भाई, तो वो ये कमी है। तो उसका रिब्यूटल या क्या दिया गया कि भैया कम्प्लेक्स सोसाइटी है, उसके हिसाब से प्रीसाइज लैंग्वेज चाहिए थी, और थोड़ा अच्छे से चाहिए था, आप लूज एंड नहीं छोड़ सकते थे, ऐसी चीजें बोली गई भाई, ठीक है। फिर ये कई सारे पार्ट्स है भाई, ठीक है, कि 25 पार्ट्स है, 25 पार्ट्स के ऊपर भी एक वीडियो आ जाएगी कैसे क्या याद करने हैं। बट मेरा इसमें मानना यही है कि आप 4 बार रटोगे ना तो याद हो जाएंगे भाई, किसी निमोनिक्स वगैरह के पीछे जाओगे तो नहीं होने वाले याद। तो आ जाएगी वीडियो, देख लेना, बट मैं यही बोलूँगा कि रट्टा मारना है और मजे करने हैं। अब ये 12 शेड्यूल्स के ऊपर है। इसकी ट्रिक होती है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है, तो वो याद करनी है, वीडियो उसकी डाल रखी है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वो आप अपना देखते रहना, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए हैं इस पेज के ऊपर, इवन 1-2 साल पहले भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा था कि शेड्यूल 7 में क्या है या शेड्यूल 9 में क्या है, इस हिसाब से। तो ये लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, ये छोड़ने के नहीं होते, ये तो बस पकड़ लो भाई आंख बंद करके, मतलब बिल्कुल पकड़ लेने हैं भाई, ठीक है। फिर है हमने कहाँ से क्या क्या चीज़ें ली, ये भी वीडियो डाल रखी है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और रट्टा मार लेना है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ थी भाई। अब मैं फिर से यही बात बोल देता हूँ, ये चैप्टर ना भी देखो तो काम चल जाएगा भाई। बस टाइम पास के लिए एक बार वो कर लेना, देख लेना, अदरवाइज जब आप पॉलिटी पूरी पढ़ लोगे तो वैसी ही चीज़ें आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो यही है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते अभी, तो एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ, मिलते हैं जल्दी।